हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी साइंस क्लास 9 की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे परमाणु की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम परमाणु की संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स की बारीक से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में एक खास बात बताया गया था। उसमें बताया गया था कि परमाणु जो हैं ये अविभाज्य हैं, इंडिविजुअल हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि डाल्टन के अनुसार अगर हम पदार्थ की कुछ मात्रा ले लें और अगर उसको हम टुकड़ों में विभाजित करते जाएं तो एक समय ऐसा स्थिति आएगा कि हमें अत्यंत छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे जिन्हें परमाणु कहा जाएगा, और इन परमाणु का और आगे विभाजन करना संभव नहीं होगा। ये जो है ये डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से हमें पता चलता है। लेकिन बाद में मॉडर्न रिसर्च के द्वारा पता चला कि परमाणु जो हैं ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे कणों से मिलकर बने होते हैं, और इन प्रकार के कणों को अपरमाणु कण या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, परमाणु की संरचना वाले इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि परमाणु की जो संरचना होती है ये जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं, तो आखिर परमाणु की संरचना कैसी होती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आगे बढ़ने से पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में जान लेते हैं। अपरमाणु कण यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की कुछ खास बातों को जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे खोजकर्ता, कौन सा पार्टिकल का खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया है। इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया था जे टॉमसन के द्वारा, जबकि प्रोटॉन का पता लगाया गया था गोल्डस्टीन के द्वारा, और न्यूटन का पता लगाया था जेम्स चैडविक ने। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता इस प्रकार हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे चार्ज यानी आवेश, कौन सा पार्टिकल का क्या चार्ज है। सबसे पहली बात, आवेश यानी चार्ज क्या है। चार्ज जो है ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके बारे में हम डिटेल स्टडी हायर क्लासेस की फिजिक्स में करेंगे। फिलहाल आप इतना ही जान लें कि चार्ज जो है ये दो तरह के होते हैं। एक को कहा जाता है पॉजिटिव चार्ज, एक को कहा जाता है नेगेटिव चार्ज। अगर दोनों चार्ज एक जैसे हों तो उनके बीच रिपल्सन का बल कार्य करता है, लेकिन अगर अलग अलग प्रकार के चार्ज हों तो उनके बीच अट्रैक्शन बल कार्य करता है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, और एक इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज होती है वह एक इकाई ली जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन की चार्ज हम क्या लेंगे, -1। ठीक उसी प्रकार प्रोटॉन की जो चार्ज होती है वह होती है पॉजिटिव, और एक प्रोटॉन की चार्ज को हम एक इकाई लेते हैं, यानी प्रोटॉन की चार्ज को हम +1 लेंगे। जबकि न्यूट्रॉन में जो है इसमें कोई चार्ज नहीं होती है, इसमें चार्ज शून्य होती है। कहने का मतलब न्यूट्रॉन एक ऐसे पार्टिकल हैं जो कि उदासीन है, जो कि न्यूट्रल पार्टिकल हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो आवेश है वह ऐसी है। अब हम बात करेंगे द्रव्यमान यानी मास की। तो केमिस्ट्री की भाषा में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की जो द्रव्यमान है वह 1 यूनिट ही ली जाती है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो द्रव्यमान है वह लगभग समान ही होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है ये प्रोटॉन की तुलना में ये काफी हल्की होती है, यानी एक इलेक्ट्रॉन की जो द्रव्यमान होगी वह एक प्रोटॉन के द्रव्यमान के 2000वां हिस्सा के बराबर होगा, यानी इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान क्या होगी, 1/2000 यूनिट होगी। इस प्रकार तीनों कणों में इलेक्ट्रॉन जो है वह सबसे हल्की पार्टिकल है। डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज को जानने के बाद अब हमारा सारा ध्यान केंद्रित होगा परमाणु मॉडल यानी एटॉमिक मॉडल पर। क्या होती है परमाणु मॉडल? जब कोई वैज्ञानिक परमाणु की संरचना के बारे में अपना एक सिद्धांत पेश करता है तो उससे हम परमाणु मॉडल कहते हैं। इस चैप्टर में हम 3 परमाणु मॉडल का स्टडी करेंगे। पहला है थॉमसन का परमाणु मॉडल, दूसरा है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, और तीसरा बोर का परमाणु मॉडल। तब इन 3 मॉडल का एक एक करके हम चर्चा करेंगे। थॉमसन का परमाणु मॉडल यानी थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। जे टॉमसन ने परमाणु का एक मॉडल पेश किया। उन्होंने बताया कि परमाणु जो है ये धन आवेश से आवेशित एक गोला है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। उन्होंने बताया कि धन आवेश का जो परिमाण है और टोटल इलेक्ट्रॉन्स का जो ऋण आवेश है दोनों आपस में बराबर हैं।
इसलिए ये दोनों जो हैं एक दूसरे से कैंसल आउट होके जो एटम है वह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बन जाता है। उन्होंने बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ठीक उसी तरह धंसे हुए रहते हैं जिस प्रकार वाटरमेलन में यानी तरबूज में उसके सीड्स धंसे हुए रहते हैं। तो इस प्रकार थॉमसन का परमाणु मॉडल बताती है परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन धंसे होते हैं। साथ ही साथ इस मॉडल से हमें पता चलता है कि धनात्मक और ऋणात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु जो हैं वह वैद्युतीय रूप से उदासीन होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। अब हम परमाणु का अगला मॉडल देखेंगे जो कि है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल यानी रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। क्योंकि रदरफोर्ड को लगा कि जे थॉमसन द्वारा जो परमाणु मॉडल पेश किया गया उसमें काफी खामियां हैं, तो क्यों न इस खामियों को दूर करते हुए परमाणु का एक नया मॉडल पेश किया जाए। तो परमाणु का एक नया मॉडल पेश करने से पहले उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उसी एक्सपेरिमेंट में मिले नतीजों के आधार पर उन्होंने परमाणु का एक नया मॉडल पेश किया। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आखिर रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट किए। सबसे पहले रदरफोर्ड ने सोने की एक पतली पन्नी ली, एक गोल्ड फॉयल ली। अब उन्होंने सोना को ही इसलिए चुना क्योंकि सोने का पतली पन्नी बनाया जा सकता है। तो जब इस पतली पन्नी से अल्फा किरणों को पास किया गया तो कुछ उन्होंने परिणाम उनको मिले। उन्होंने देखा कि अधिकतर अल्फा किरणें ऐसे हैं जो कि पन्नी के पार सीधे स्ट्रेट लाइन में पास हो गए, जबकि कुछ ऐसे कण थे जो कि स्मॉल एंगल से डेविएट हो गए। और बहुत ऐसा अल्फा कण मिले जिसकी संख्या बहुत बहुत कम थी, यानी करीब 12,000 में एक ऐसे कण मिले जो कि पन्नी पर जाकर टकराई और सीधे वापस 180 डिग्री का कोण बना के पीछे मुड़ गई। इस प्रकार इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के जरिए उन्होंने इस तरह के कुछ नतीजों को कलेक्ट किया। तो हमने देखा रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रागणन प्रयोग से कुछ परिणाम मिले। पहला परिणाम यह था कि अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। उसके बाद जो परिणाम उनको मिले वो थे कि कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे एंगल से विक्षेपित हुए। और तीसरा जो परिणाम था वो ये था कि बहुत बहुत कम संख्या में ऐसे कण मिले जो पन्नी से टकराकर वापस पीछे आ गए। इस प्रकार उनके एक्सपेरिमेंट से ये 3 परिणाम उनको मिले। अब इन 3 परिणाम के द्वारा उन्होंने परमाणु का एक नया मॉडल पेश किया। अब क्या है मॉडल, आइए देखते हैं। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट का पहला परिणाम था कि अधिकतर अल्फा पार्टिकल्स पन्नी से सीधे क्रॉस करके आगे बढ़ गई। इसका मतलब यह हुआ कि परमाणु का अधिकांश भाग जो है वह खाली रहता है। उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स हैं जो स्मॉल एंगल से डेविएट हो गए। इसका मतलब यह हुआ कि परमाणु के केंद्र में एक ऐसे भाग होंगी जो कि पॉजिटिव चार्ज होगी और इसी पॉजिटिव चार्ज के कारण अल्फा पार्टिकल्स जो हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज है वो रिपल्सन के कारण ये स्मॉल एंगल से डेविएट हो गई। साथ ही साथ उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल्स हैं जिसकी संख्या बहुत कम है, वो पन्नी से टकराकर सीधे पीछे मुड़ गई। तो इन सभी नतीजों के आधार पर उन्होंने कल्पना किया कि परमाणु के केंद्र में एक भाग ऐसी होती है जो कि पॉजिटिव चार्ज होती है, जिससे उन्होंने नाभिक कहा। और उन्होंने कहा कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन्स है वह नाभिक के चारों चक्कर लगाती हैं। तो ये मॉडल दिया रदरफोर्ड ने। इस प्रकार रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हमें बताती है कि परमाणु के भीतर अधिकतर भाग खाली होता है। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिससे नाभिक यानी न्यूक्लियस कहा जाता है और इसी में परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान होता है। साथ ही साथ ये मॉडल बताती है कि नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है और इलेक्ट्रॉन जो है ये नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। तो ये मॉडल जो है ये मॉडल बताती है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। परमाणु का अगला मॉडल है बोर का परमाणु मॉडल यानी बोर्स मॉडल ऑफ एटम। इस मॉडल के अनुसार जो नाभिक होती हैं वह परमाणु के केंद्र में होती हैं और इलेक्ट्रॉन्स इस नाभिक के चारों ओर
कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकती हैं। यानी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हर कक्षा में चक्कर नहीं लगाती हैं, बल्कि चक्कर लगाने के लिए निश्चित कक्षाएं ही होती हैं। और जो कक्षा नाभिक के सबसे सामने होती हैं उसे हम कहते हैं के, यानी ये जो है प्रथम कक्षा है, इसलिए n इज इक्वल टू 1। उसके बाद वाली जो कक्षा है उससे हम कहते हैं एल, यानी ये चूंकि सेकंड कक्षा है इसलिए n का मान जो है इसमें हम 2 ले लेते हैं। इसके बाद वाली जो कक्षा है तीसरी कक्षा, उसको हम m कहते हैं और n का वैल्यू जो है n इज इक्वल टू हम 3 लेते हैं। इसके बाद वाली जो कक्षा है उससे हम n कहते हैं और जिसका वैल्यू जो है वह हम 4 लेते हैं। यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकती हैं, जैसे कि के, एल, एम, एन, इस प्रकार, यानी 1, 2, 3, 4। तो ये जो मॉडल दिया गया, ये मॉडल दिया गया बोर के द्वारा, इसीलिए इस मॉडल को कहा जाता है बोर का परमाणु मॉडल। इस प्रकार बोर का परमाणु मॉडल क्या बताती है कि इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वह है कि जब इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता। ये इलेक्ट्रॉन जो है जब इन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है तो किसी प्रकार से उसके जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, उसका विकिरण नहीं होता है। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि इन कक्षाओं को एनर्जी लेवल यानी ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है और इन्हें के, एल, एम, एन या फिर 1, 2, 3, 4 के द्वारा सूचित किया जाता है। अब हम देखेंगे विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कोई खास कक्षा में गति नहीं करती हैं, बल्कि अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है। तो हम इसमें देखेंगे कि आखिर इलेक्ट्रॉन का वितरण विभिन्न कक्षाओं में कैसे होती है। इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें जानने की जरूरत है। पहला पॉइंट यह है कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो होगी वह होगी 2n²। यहाँ एक फॉर्मूला दिया गया है कि किसी खास ऑर्बिट में अधिकतम कितनी इलेक्ट्रॉन रह सकती हैं, वह होगी 2n²। अब इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और देखेंगे कि जो हमारा प्रथम कक्ष है यानी फर्स्ट जो सेल है यानी के, उसमें कितनी इलेक्ट्रॉन्स रह सकती हैं। इसमें जो है हम फॉर्मूला लगाएंगे 2n²। यहाँ n के जगह पर हम 1 लगा देंगे तो फिर हमारा रिजल्टेंट वैल्यू जो है वो कितना आएगा 2। यानी हम कह सकते हैं कि फर्स्ट जो ऑर्बिट होगा यानी के सेल, उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकता है। इसके बाद जो हमारा ऑर्बिट आ रहा है वह है सेकंड ऑर्बिट यानी एल। तो इसका जो हम वैल्यू लगाएंगे n इज इक्वल टू 2 लगाएंगे तो फिर हमारा जो वैल्यू आएगा वह हो जाएगा 8। यानी सेकंड ऑर्बिट में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। यानी के सेल में 2 और एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकता है। इसके बाद एम सेल यानी तीसरे नंबर का जो कक्षा है उसमें अधिकतम कितनी इलेक्ट्रॉन रह सकती हैं। तो यहाँ हम जो है n का मान 3 रख देंगे और इसका जो वैल्यू आएगा वो होगा 18। यानी तीसरी कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। और चौथी कक्षा में इसकी संख्या क्या होगी, n के जगह पर हम 4 लगा देंगे और हमारा रिजल्टेंट वैल्यू जो आएगा वह है 32। यानी चौथी कक्षा में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। इस प्रकार हमने देख लिया कि प्रथम कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, द्वितीय कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तृतीय कक्षा में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकता है और चतुर्थ कक्षा में अधिकतम 32 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो ये जो वैल्यू दिखाया जा रहा है ये अधिकतम है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, इससे कम भले रह सकता है। तो ये है पहला नियम। दूसरा नियम क्या है, इलेक्ट्रॉन के वितरण का जो दूसरा नियम है वह है कि सबसे बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। कोई भी परमाणु में जो सबसे बाहरी कक्षा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। किसी भी स्थिति में बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से अधिक नहीं हो सकती है, या तो 8 होगी या फिर 8 से कम होगी। और तीसरी जो नियम है वह यह है कि किसी कक्ष में
इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं भरे जाते जब तक उससे पहले वाले भीतरी कक्ष पूर्ण रूप से नहीं भरे जाते। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है वह क्रमानुसार फिल होती हैं। यानी पहली वाली कक्षा जब पूर्ण रूप से भर जाएगी उसके बाद दूसरी कक्षा भरेगी, दूसरी कक्षा जब भर जाएगी उसके बाद तीसरी कक्षा भरेगी। ऐसा नहीं है कि कक्षा को जंप करके आगे वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन फिल होगी। यानी इलेक्ट्रॉन जब कभी भी वितरण इलेक्ट्रॉन का होगा तो वह क्रमानुसार होगा। चलिए, इलेक्ट्रॉन के वितरण से रिलेटेड तीनों नियम को हमने जान लिया। अब उन तीनों नियमों का यूज करके हम यहाँ देखेंगे क्लोरीन के परमाणु में विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे होता है। चूंकि हम जानते हैं कि क्लोरीन के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है न 17। अब इसमें विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे होगा। जो पहला कक्षा होगा यानी के ऑर्बिट, तो उसमें अधिकतम कितनी इलेक्ट्रॉन होगी 2। तो ये जो है के सेल में इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगी। उसके बाद जो एल सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगी। अब कितना बचा, चूंकि 10 तो फुल हो गया, अब मेरा बचा इलेक्ट्रॉन की संख्या 7। तो यानी एम सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होगी। इस प्रकार क्लोरीन के टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, वह होगी 17। तो इस प्रकार के एल और एम सेल में इलेक्ट्रॉन का वितरण 2, 8 और 7 इस प्रकार होगी। तो ये एग्जाम्पल जो है, ये एग्जाम्पल के जरिए हमने समझ लिया कि जो इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है विभिन्न कक्षाओं में वो कैसे होता है। अब हमारा अगला टॉपिक है परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर। हम एटॉमिक नंबर को जानने से पहले एक चीज क्लियर करना चाहेंगे कि जो नाभिक होती हैं वह परमाणु के केंद्र में होती हैं और इलेक्ट्रॉन्स इस नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाती हैं। तो इसकी जो नाभिक होती है, नाभिक में 2 तरह के कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्षा में चक्कर लगाती हैं। अब हम सीधे परमाणु संख्या की परिभाषा पर आते हैं। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहा जाता है। किसी परमाणु की परमाणु संख्या क्या होगी न उसकी नाभिक में जितने प्रोटॉन मौजूद हो उसी संख्या को हम परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर को हम कैपिटल Z द्वारा इंडिकेट करते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि किसी तत्व के सभी परमाणुओं में परमाणु संख्या समान होती है। कोई एक तत्व अगर हम ले लें तो उस तत्व में जितनी परमाणु हैं सभी परमाणुओं में उनकी नाभिक में प्रोटॉन की जो संख्या होगी वह एक जैसी होगी, एक समान होगी। इसीलिए हर तत्व का जो परमाणु संख्या है वह एक फिक्स है। जैसे हाइड्रोजन का 1 है, सोडियम का 11 है, एल्युमिनियम का 13 है, इस प्रकार। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, जबकि कार्बन का परमाणु संख्या 6 और सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। अब हमारा अगला टॉपिक है द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर। एक परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर कहा जाता है। किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या क्या होगी न उस परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या का योग जितना होगा वही संख्या होगी द्रव्यमान संख्या, और इससे हम मास नंबर कहते हैं इंग्लिश में। मास नंबर को समझने के लिए हम उदाहरण ले लेते हैं सोडियम परमाणु का। सोडियम यानी Na। तो सोडियम के एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है न 11, और नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है न 12। तो जब हमें पता चल गया कि प्रोटॉन की संख्या 11 होती है और न्यूट्रॉन की संख्या 12 होती है, तो क्या इन 2 संख्याओं के सहारे हम उसका मास नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मास नंबर जो होगा यानी द्रव्यमान संख्या ये दोनों के योगफल के बराबर होगा, यानी 11 + 12 = 23। तो यानी हम कह सकते हैं कि सोडियम के केस में जो मास नंबर होगा वह 23 होगा। अब यहां पर हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को जान लेंगे कि अगर हमें किसी तत्व को उसके प्रतीक चिन्ह द्वारा दर्शाना हो तो उससे हम कैसे दर्शाएंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन को हमें उसके सिंबल द्वारा इंडिकेट करना है, तो कैसे इसको इंडिकेट करें। क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का जो सिंबल है, जो प्रतीक है, वह है O। तो हम लिख दिए O।
अब इसकी जो परमाणु संख्या है यानी एटॉमिक नंबर है उसको O के लेफ्ट साइड में निचले पार्ट में लिखेंगे, यानी इसकी जो एटॉमिक नंबर है 8 उसको हमने लिख दिया। अब इसकी जो मास नंबर है उस मास नंबर को हम लेफ्ट साइड के अपर पार्ट में लिखेंगे, यानी ऑक्सीजन को अगर हमें प्रतीक चिन्ह द्वारा दर्शाना हो तो उससे हम ऐसे दर्शाएंगे। ठीक इसी प्रकार अगर हम एल्युमिनियम को दर्शाना चाहें प्रतीक चिन्ह के द्वारा तो इसकी जो सिंबल है Al हमने लिख दिया। अब इसकी जो एटॉमिक नंबर है उसको लेफ्ट साइड के लोअर पार्ट में लिखेंगे यानी 13, और इसकी जो मास नंबर है उसको लेफ्ट साइड के अपर पार्ट में लिखेंगे यानी 27। इसी प्रकार किसी तत्व को हम प्रतीक चिन्ह द्वारा दर्शा सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है समस्थानिक, जिससे हम इंग्लिश में आइसोटॉप्स कहेंगे। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स कहलाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी तत्व की कुछ मात्रा ले लें तो ऐसे भी तत्व मिल सकती है कि जिसके डिफरेंट परमाणुओं की परमाणु संख्या तो समान रहेगी लेकिन अलग अलग परमाणु की द्रव्यमान संख्या भिन्न भी हो सकती है। तो अगर ऐसा मिल जाता है तो ऐसे परमाणुओं को हम समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स कहेंगे। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, यानी अगर हाइड्रोजन गैस की कुछ मात्रा ले लें तो उसमें एक तरह की नहीं बल्कि 3 तरह की परमाणु हमें मिल सकती हैं। और वह समस्थानिक क्या क्या है आइए जान लेते हैं। अगर हम हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात करें तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। एक को कहा जाता है प्रोटियम, दूसरा को कहा जाता है ड्यूटेरियम और तीसरा को कहा जाता है ट्राइटियम। प्रोटियम जो है इससे हम H11 द्वारा इंडिकेट करते हैं, जबकि ड्यूटेरियम को H21 के द्वारा इंडिकेट करते हैं और इससे हम सिर्फ D द्वारा भी इंडिकेट कर सकते हैं। और ट्राइटियम को हम H31 द्वारा इंडिकेट करते हैं और इससे हम सिंपली T द्वारा भी इंडिकेट कर सकते हैं। यानी हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक इसी प्रकार अगर हम क्लोरीन के समस्थानिक की बात करें तो क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं। पहला है Cl35 और दूसरा है Cl37, यानी क्लोरीन के 2 समस्थानिक हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाइड्रोजन ही एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिक के लिए अलग अलग नाम स्पेसिफाइड किया गया है, लेकिन दूसरे तत्व के केस में जो समस्थानिक है उसको सिर्फ प्रतीक चिन्ह द्वारा ही इंडिकेट किया गया है, उसके लिए अलग से कोई नाम स्पेसिफाई नहीं किया गया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे जिसका नाम है समभारिक यानी आइसोबार्स। अलग अलग परमाणु संख्या वाले तत्वों को जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है समभारिक यानी आइसोबार्स कहते हैं। जब 2 परमाणु अलग अलग तत्व का हम ले लेते हैं जिनकी परमाणु संख्या तो अलग होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या एक होती है, समान होती है, तो वैसे परमाणुओं को हम समभारिक यानी आइसोबार्स कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेंगे कैल्शियम और आर्गन। कैल्शियम का जो है परमाणु संख्या ये 20 है और आर्गन का परमाणु संख्या 18 है। चूंकि परमाणु संख्या तो डिफरेंट है लेकिन दोनों का जो मास नंबर है, जो द्रव्यमान संख्या है वह है 40। तो इस प्रकार का 2 परमाणु जिसकी परमाणु संख्या अलग किंतु द्रव्यमान संख्या एक हो तो वैसे समूह को, वैसे परमाणुओं के समूह को हम समभारिक यानी आइसोबार्स कहेंगे। फ्रेंड्स, हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही नए नए वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। तब तक के लिए बाय।